नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 10 लेकर आए हैं, जिसे लिखा है उमा शंकर जोशी जी ने और जिनकी रचना है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनकी कविता का अर्थ जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 में गुजरात में हुआ था। गुजराती कविता व साहित्य को नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी जी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी थी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण था और ये साहित्य के आलोचक भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीनता, आतिथ्य, वसंत वर्षा आदि हैं। और 1947 से संस्कृत पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया और इनका निधन सन 1988 में हो गया था। छोटा मेरा खेत चौकोना, यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से उनके शब्द उभर कर आते हैं और वो अपनी कविता में लिखते हैं। और यहाँ पर उन्होंने खेत मतलब एक पन्ने को इन्होंने खेत के रूप की उपमा दी है, तो उसी के बारे में उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वे जिस कागज़ पर लिख रहे हैं उसका वो छोटा चौकोर खेत के समान है। कागज़ का एक पन्ना कि कागज़ का जो एक पन्ना है वो किसके समान है? चौकोर खेत के समान है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। यहाँ पर अंधड़ का मतलब है आंधी के लिए कहा गया, क्षण मतलब समय के लिए कहा गया है कि यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि भावों की आंधी आने पर किसी क्षण या किसी समय भी वो बीज बो गया। जिस तरह से खेत में बीज बोए जाते हैं और अचानक या आंधी आने पर वो कहीं से उड़कर आ जाते हैं खेत में और वो एक छोटा सा पौधा बन जाता है, उसी तरह से कवि कहना चाहते हैं कि भावों की आंधी आने पर किसी क्षण विचारों के बीज उसमें बो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। यहाँ पर रसायन मतलब खाद के लिए कहा गया और निशेष का मतलब पूरी तरह से। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि कवि की कल्पना रूपी जो रसायन के संयोग से क्या हुआ कि ये विचारों के बीज गलकर क्या हुए हैं, शब्दों के कोमल अंकुरों के रूप में फूट गए हैं। कि जिस तरह से बीज खेत में बोया गया और वो बाद में उसमें खाद डाला जाता है तो वो अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार से कवि के भावों के द्वारा, उनकी कल्पनाओं के द्वारा वो शब्द किए लिखे गए और वो शब्द अंकुर की तरह फूट कर बाहर आ गए। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अंकुर मतलब कि छोटे छोटे उग आना, पल्लव मतलब नवीन कोमल पत्ते और नमित का मतलब झुकना होता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि एक पौधे के रूप में विकसित हो जाता है जब अंकुरित हुआ जो छोटा सा बीज है और एक पौधे के रूप में विकसित होकर उसमें नए नए पत्ते और फूलों से पूरी तरह से लद जाता है और उसकी जब बाहर से क्या है डालियाँ नीचे झुक जाती हैं। उसी तरह से कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि जिस तरह से किसान पेड़ों में पौधों के लिए मेहनत करता है और पूरी तरह से अपना परिश्रम उसमें लगा देता है, उसी तरह से कवि के द्वारा वो भाव, वो कल्पनाएं व्यक्त की जाती हैं और वो उनको वो अपने छोटे से पन्ने पर, जो कि उन्होंने खेत का की उपमा दी है, उस पर वो अपनी कृतियों को लिख देता है, अपनी बातों को लिख देता है, भावनाओं को। झूमने लगे हैं फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती हैं रोपाई क्षण की। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं
कि अलौकिक का मतलब बता रहे हैं असाधारण से क्या ही जा रहा है। और धाराएं मतलब यहाँ पे नदी जैसे प्रवाह होता है कि नदी का प्रवाह होता है, उसी तरह से कहा गया है। रोपाई का मतलब है पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर, जैसे बहुत सारे हो जाते हैं पौधे तो उनको एक स्थान से हटाकर अलग अलग कर दिया जाता है ताकि वो ढंग से उग सके। आप बोना भी कह सकते हो उसे। और अमृत का मतलब होता है शुद्ध जल से कहा गया है। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि पेड़ पर फूल आने के बाद वो रस भरे फलों से पूरी तरह से लद जाता है और उसका रस अमृत के समान लगता है। और उस बीज को किसी एक समय से में अगर बोया गया है तो वो क्या हो जाता है, फसल पैदा कर देता है। उसी तरह से कवि के द्वारा जो भावनाएं व्यक्त की जा गई हैं, वो भावनाएं जब आगे बढ़ती हैं तो पूरे तरफ फैलती चली जाती हैं, जिस तरह से पौधे फैलते हैं और उसमें फिर बाद में फूल फल आदि लग जाते हैं और उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, उसी तरह से उनके लिए कहा गया है। कटाई अनंतता की, लुढ़ते रहने से जरा भी नहीं कम होती। यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया कि उन्होंने भाव को प्रकट किया कि जिस तरह से फसल उगाई जाती है उसे बार बार काटने पर भी वो कम नहीं होती है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, ऐसी पौधे होते हैं कि आप छोटे छोटे अगर खेतों में अपनी सब्जियां उगाते हैं और उसको आप बार बार में काटते हैं तो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। आपने भी देखा होगा इस चीज़ को। तो उसी तरह से कवि यहाँ बताने चाहते हैं कि जो उनके मनोभाव हैं जो प्रकट हुए हैं वो कैसे हो रहे हैं, और भी ज़्यादा फैलते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ फसल है जो काटने के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पक जाएगी तो काटनी पड़ जाएगी, तो उसी के लिए कहा। लेकिन जो साहित्य कृति है वो क्या है, युगों युगों तक चलती रहती है, वो कभी भी कम नहीं होती है। तो यहाँ कवि ने बताया कि जो उन्होंने भावनाएं लिखी, जो भाव लिखे, जो कल्पनाएं लिखी, वो कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि वो लिखी है तो आगे तक बढ़ती चली जाती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो साहित्यिक रचना है वो किस तरह से है, अक्षय मतलब कभी कम नहीं होना या कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अनंतता का मतलब होता बहुत समय तक। तो यहाँ पर कहा गया कि साहित्यिक रचना है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि उसका रस कैसा है, आगे तक बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि रस कभी भी समाप्त नहीं होता है साहित्य का, और उसका कर्म क्षेत्र विस्तृत होता जाता है और न कि सीमित होता है वो। क्योंकि हर किसी को जब वो साहित्य पसंद आने लगता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसी के लिए कहा गया है कि कवि का कर्म क्षेत्र चाहे छोटा हो सकता है, लेकिन जो उसका साहित्य लिखा हुआ है वो आगे तक बढ़ता चला जाता है। अब है बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। नभ मतलब आकाश के लिए कहा गया और आती का मतलब है तब पंक्ति में। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि आकाश में बगुलों की पंक्ति से उड़ते चले जा रहे हैं। आपने कभी भी देखा होगा जो पक्षी हैं जब सुबह निकलते हैं और शाम को जब घर आते हैं, अपने घोंसले में आते हैं, अपने घरोंदों में आते हैं, तो वो कैसे है, एक लाइन में उड़ते हुए नजर आएंगे आपको आकाश में। तो उसी को देखकर कवि ने यहाँ पर कहा है कि आकाश में बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाते वे मेरी आँखें। और यहाँ पर जब वो एक टक होकर कवि उन्हें देखते हैं तो उसी बात को रखकर वो कवि कह रहे हैं कि आँखें उनको देखकर उनकी ओर ही खिंची चली जाती है और वे एक टक लगाकर उनको देखे चले जा रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। यहाँ कजरारे मतलब काले बादलों में पूरी तरह से आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और जो कवि हैं वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो एक पंक्ति में चले जा रहे हैं और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर वो कह रहे हैं कि पूरे आकाश में बादल छा गए हैं काले रंग के। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। सांझ मतलब शाम को, श्वेत मतलब सफ़ेद, काया मतलब शरीर और सतेज मतलब बहुत तेज। तो
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कवि कि जो बगुले हैं उनकी सफ़ेद पंख और सांझ के समय, संध्या के समय इतने प्रकाशमान हो रहे हैं क्योंकि उनका पूरा शरीर जो कैसा है, सफ़ेद रंग का है, और उसमें काले बादलों में जब वो तैर रहे हैं तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तैर रहे हों। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, और वो धीरे धीरे, होले होले मतलब धीरे धीरे मुझे बांध रही है। किसमें? निज मतलब अपने उस जाल में बांधती चली जा रही है। क्या? कि बगुलों की वो पंक्ति है, वो उसे देखकर कवि इतने ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं और उसे एक टक देखे जा रहे हैं, और वो जो पंक्ति है वो उनको बांधती चली जा रही है, क्योंकि वो उसके आकर्षण के जाल में धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं। उसे कोई तनिक रोक के रखो, कि उसे तनिक कोई रोक कर रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो सफ़ेद रंग के जो बगुले हैं उन्हें थोड़ा से देर रोक कर रख लीजिए, क्योंकि वो सुंदर दृश्य है। उसको देखकर कवि और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं और उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं, और इसी के लिए वो कह रहे हैं कि कुछ देर तो इनको रोक कर रखो। नम्मे पाती बंधी बगुलों की पंख, कि आकाश में तैरती बगुलों की ये पंक्ति कवि की दृष्टि को चुरा कर लेकर चली जा रही है, और इसी को कवि देखते चले जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।